नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिन राजनेता के साथ हमारी ये बातचीत है, उनके लिए जिस शब्द का मैं इस्तेमाल करूँगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं उनको मध्य प्रदेश नहीं, भारतीय राजनीति के एक ऐसे राजनेता के तौर पर देखता हूँ जो स्कॉलर पॉलिटिशियन है। एक ऐसे राजनेता हैं जो राजनीति के द्वंद्व से भी जूझते हैं, सार्वजनिक जीवन की चुनौतियों से भी जूझते हैं और ये प्रश्न भी करते हैं कि मैं कौन हूँ और जिस हेतु के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यानी जो काम मैं कर रहा हूँ उसके साथ क्या मैं लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ या कहीं लक्ष्य से दाएं बाएं हो रहा हूँ। ये वही द्वंद्व है, ये वही कॉन्फ्लिक्ट है जो कभी अर्जुन के मन में था कुरुक्षेत्र में। इस मायने में वो अलग हो जाते हैं। निर्भयता, निडरता और संघर्ष, ये उनके चरित्र के बहुत अहम पहलू हैं और इससे उन्होंने कभी पीछे हटना पसंद नहीं किया। जैसा हम सबका अतीत होता है, उनका भी एक अतीत है और उस अतीत के साथ वो आगे बढ़े, वर्तमान में आए और भविष्य की तरफ वहाँ देख रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये माना कि वो सीख रहे हैं और उनकी जो पुस्तक, जिसकी रूपरेखा 30 वर्ष पहले कहीं उसकी आधारशिला रखी जा चुकी थी, उसको जब भी हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि खुद जो संघ के प्रणेता हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि इसको समझना आसान नहीं है, लेकिन कर्म की तरफ प्रवृत्त करने वाली परिक्रमा, कृपासार उनकी पुस्तक का नाम है। मोहन भागवत जी का कहना है कि ये एक निश्चल और आत्मीय कर्म की तरफ ले जाने वाली किताब है कि पाखंड से बचिए, असत्य से बचिए, ये मत सोचिए कि कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, अपने कर्म के साथ आगे बढ़िए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राजनीति में चिंतन के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि हर कदम पर आपके सामने एक तरफ राजनीति का, माफ़ कीजिए मुझे कहने में संकोच नहीं, छल, प्रपंच, आडंबर है और दूसरी तरफ सत्य है। और उनकी पुस्तक में ही अंकित है कि सत्य जब तड़पता है तो धर्म की तरफ चल निकलता है। आपको लग रहा होगा बड़ा दार्शनिक किस्म का व्याख्यान है, लेकिन ये सत्य है क्योंकि हम सब इस द्वंद्व से जूझते हैं और अगर इस द्वंद्व से नहीं जूझ रहे हैं तो फिर मनुष्य होना कोई अर्थ नहीं रखता है। तो मैं उनको एक दार्शनिक राजनेता कहूँगा। मध्य प्रदेश में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो, और मध्य प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी हैं वो, और आगे भी निश्चित तौर पर उनकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण रहेंगी। तो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी से मुलाकात करिए। बहुत स्वागत करता हूं प्रहलाद जी। सर जी बहुत धन्यवाद। कुछ थोड़ा सा आत्मकथ्य वाला गहरा परिचय हो गया आपका, पहले इसी पर एक टिप्पणी कर दीजिए। राय देना आप लोगों का काम है जी। पर मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी ने कहा था कि जब वो मुझसे सत्संग कर रहे थे, जब पहला सत्संग हुआ, तो उन्होंने कहा ये पुस्तकी ज्ञान नहीं है, ये पारलौकिक ज्ञान है। हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या जीवन में सोचते हैं और जिससे आपको कोई परिचय ना हो और आप उसके पास जाएं और वो कहे कि नहीं, जो और कोई बात उसी से जुड़ी कहे और अपन को आश्चर्य लगे, तो फिर वो उत्तर में कहे कि ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये पारलौकिक ज्ञान है। ये हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था है। ये और ये भी सच है कि सत्य के मार्ग पर चलना मतलब संघर्ष को आमंत्रित करना। बिल्कुल ठीक बात। और इसलिए जो लोग कहते हैं हम अच्छा कर रहे हैं और हमें कष्ट क्यों हो रहा है, उसका इस पंक्ति में उत्तर है। और मैं इस बात के लिए किसी भी उस संत के लिए कहूँगा, दादा गुरु ने कहा ये कि सत्य है तो संघर्ष है, सत्य है तो संघर्ष है। हाँ। और इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। और इसलिए जब कभी आत्म शुद्धि का मौका मिले तो उसे जरूर करना चाहिए। दुविधा अगर हमारे स्वयं के भीतर पैदा हुई है तो फिर उसका रास्ता ढूंढ लेना ही बेहतर है। खुद से मिले या किसी माध्यम से मिले, मिलेगा तो वो हमें आगे जाने का रास्ता देगा। परिक्रमा भी यही कहती है। हाँ, बड़ा सुंदर उत्तर आपने दिया कि दुविधा चाहे खुद से मिले या किसी अन्य से मिले, दुविधा है तो मार्ग मिलेगा, और परिक्रमा भी यही कहती है। वाह। आपकी पुस्तक में मैं ये भी देख रहा था कि परम पूज्य जो श्री श्री बाबा श्री जी ने जो बात कही कि परिक्रमा पूर्णता, परिपूर्णता और संपूर्णता,
तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो क्या आप स्वयं को भी पाते हैं कि कुछ इसी रास्ते पर आप भी अपने को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं? ने बड़े उन्होंने स्पष्ट किया, पूर्णता मतलब हमारे स्वयं के जितने भी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं या जो हम सोचते हैं वो हो सकती है। परिपूर्णता का मतलब है कि समाज, और संपूर्णता का मतलब है कि संपूर्ण जगत, उसमें सिर्फ मनुष्य नहीं है, वनस्पति है, जीव जंतु है, बाकी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि सामान्यतः इन शब्दों का उपयोग होता नहीं है और लोग सोचने के लिए तैयार नहीं होते। हम स्वांताय सुखाय के लिए करो तो पूर्णता पर्याप्त है, लेकिन अगर आप सबको साथ में लेकर और बेहतर करना चाहते हैं तो संपूर्णता चाहिए। ठीक बात, मतलब परिपूर्णता चाहिए, फिर संपूर्णता चाहिए। मतलब चाहे प्रकृति हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, फिर आप उसके बारे में भी सोचो। बिल्कुल। तो ये दृष्टिकोण बताता है कि आप किस लेवल पर हैं। मतलब स्वयं तो आप तय कर नहीं सकते, स्वयं तय कर सकते हैं अगर आप विशुद्ध रूप से न्याय करने के पक्षधर हैं, तो आप अपना एक पैरामीटर लगा सकते हैं कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। अन्यथा कोई और देखेगा, लेकिन देख वही सकता है जो उससे ऊपर होगा। जो लोग आलोचना की दृष्टि से देखते हैं या हमारे इर्द गिर्द होते हैं, अगर वो कोई टिप्पणियां करते हैं, इसलिए ऐसे समय संत कहते हैं कि इसमें उलझना नहीं चाहिए जी। नियति अपना काम करती है, इसलिए कोई जो जिम्मेदारियां मिले उसको पूरा करिए, तो इससे कुंठा से भी बचेंगे और आपका मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा, मार्ग भी नहीं रुकेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान पर आप हैसियत क्यों सोचते हो। आपको तो अपने बारे में सोचना है कि मैं बाकी के लोगों के बारे में कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। यदि नहीं कर पा रहा हूँ और कसक है, तो ये कसक फिर आपको रास्ता देगी और ऊंचाई पे जाने का खुला रहेगा रास्ता। एक प्रश्न जो मेरे मन में आता है प्रहलाद जी, वो प्रश्न ये है कि द्वंद्व एक बड़ा हमारा कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का हमारा बड़ा प्रिय साथी है। 86 में जब आप इस यात्रा पे पहली बार निकले थे, तो क्या कोई गहरा द्वंद्व था मन में, कोई बहुत कसक थी मन में? नहीं, 94 में देखिए, दो बातों को एक और शब्द में फर्क करना चाहिए जो आम आदमी को समझ में आना चाहिए जी। भ्रम है तो आपको तकलीफ देगा, भ्रम। हाँ, द्वंद्व तकलीफ नहीं देगा, द्वंद्व के लिए रास्ता मिलेगा। आहा। भ्रम रास्ता नहीं देगा जी। भ्रम आपको कुंठित करेगा, बाकी परिस्थिति करेगा, लेकिन मन में द्वंद्व है तो निश्चित रूप से आपसे स्वयं से भी रास्ता मिलेगा या किसी गुरु परंपरा से आपको रास्ता मिल जाएगा, मगर रास्ता मिलेगा। द्वंद्व बुरा नहीं है, भ्रम बुरा है। जब मैं आप 94 की बात करते हो, जब मैं पहली बार परिक्रमा में गया तो आश्चर्यजनक घटना है। मैं राजनीति में पहली बार यहाँ प्रदेश कार्य समिति में आया था, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी अध्यक्ष बने थे, मैं कार्यकारिणी में लिया गया जी। वो शायद मुझे महामंत्री बनाने की इच्छा थी पार्टी की, लेकिन उसी समय नवरात्रि में मैं गया गुरुदेव के पास, सनाबत में उनका चतुर्मास चल रहा था। तो मैंने मेरे मन में जो रहता था छत्रत्व भाव, उस समय द्वंद्व चल रहा था कि रक्षा करने के लिए हमको लगता था कि हम उनकी रक्षा करेंगे। तो मैंने कहा मैं मेरे भाई मुन्ना भैया साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा मुन्ना क्यों, तुम क्यों नहीं? तो स्वाभाविक है कि हमने कहा हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। बोले नहीं, उन्होंने कहा कि सूचना और सोचना दो काम करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा सूचना किसको और सोचना किस बात के लिए? परिक्रमा में जाना है तो क्या सोचना, जबकि उस समय राजनीतिक मोड़ की स्थिति थी, तब भी द्वंद्व नहीं आया मन में, भ्रम तो था ही नहीं क्योंकि हमें हाँ ही कहना था। तो उन्होंने कहा कि सूचना, चूंकि तुम ग्रस्त हो तो पत्नी की सहमति चाहिए और माता पिता की आज्ञा चाहिए, तो ये तो उनकी सूचना चाहिए। सोचना इसलिए कि तुम राजनीति में हो, तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन नियति के लिए शायद उनने जो रास्ता तय किया था वो रास्ते पे गए। और इसलिए आगे जाकर जब एक बार मैंने उनसे कहा कि अब क्यों घर वापस जाना, एक 4 महीने में ही ऐसी स्थिति बन गई थी। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें साधु बनाने नहीं लाए, साधुता सिखाने लाए। किस तरह से जब 2005 में परिवार के साथ निकले, एक चीज़ और हमने सुनी है कि मैं चमत्कार की बात नहीं करूंगा क्योंकि आपके गुरुदेव जो हैं वो हमेशा कहते थे कि चमत्कार में उलझना नहीं है। हाँ, देखना और दिखाना दोनों अद्भुत थे। हाँ, ये मतलब ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि मैंने कुछ और सिद्ध संतों से ये सुना है कि चमत्कार निषेध है सनातन, क्योंकि चमत्कार भरमाता है, जैसा आपने कहा भ्रम उत्पन्न करता है, वो जादूगरी है, एक किस्म की कलाकारी है। तो 2005 की यात्रा 94 से यहाँ हमने सुना है कि गुरुदेव ने ये भी कहा था कि अश्वत्थामा आएगा और घी मांगेगा,
और ऐसा भी हमने सुना कि एक व्यक्ति ने घी मांगा आपसे और भोजन कम पड़ जाता था, जो भोजन बनता था, कुछ ऐसा हुआ क्या? 5 पहचान उन्होंने पहले कह दी थी झाड़ी में प्रवेश के पहले। उन्होंने कहा था कि वो मिलेंगे और उसका सबसे पहला संकेत है कि वो सबसे पहले तुमसे घी मांगेंगे, दूसरा जनेऊ होगा, तीसरा सिर में कपड़ा बंधा होगा, चौथा औसत मतलब ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई होगी, लेकिन पैर ज़्यादा चौड़े बड़े होंगे। अच्छा। ये 5 चीज़ें उन्होंने कह दी थी। और जब हम चंगा आश्रम में थे तब ऐसी घटना घटी, तो मैंने अपनी बेटी को भी कहा था, और मैं भी अभी चंगा आश्रम गया था, चंगा आश्रम बचा हुआ है अभी। तो वहाँ पर वो कब चले गए शिवासी जी के पास, हम लोग 5-6 लोग नहीं देख पाए, जबकि हम लोग अपने आप को बहुत चौकन्ना मानते थे जी। लेकिन वैसे घूम कर आए और उनने जहाँ हम भोग सिद्ध कर रहे थे तो सामने बैठ कर उन्हें चिलम निकाली, तो हमको गुस्सा आ गई मन में, पर फिर भी आज्ञा थी कि कोई परिक्रमावासी आए तो पहले भोजन पूछो। तो मैंने उनसे पूछा कि भगत जी आप भोग पाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ पाएंगे, पर मुझे घी दे दो। अब चूंकि मेरा मन खराब हो गया था तो मैंने चिढ़ के कढ़ाई पे बैठा था, तो बाजू वाले से कहा, उसको भी वो अच्छा नहीं लगा, तो 6वें व्यक्ति ने घी दिया। मतलब अकेले मुझे नहीं, 6 ही लोगों को पता चल गया कि इस आदमी ने घी मांगा और 6वें आदमी ने उनको घी भी दिया जी। और वो घी लेके मैंने कहा आप बाजू में कहीं बैठ जाएं, भोग सिद्ध हो रहा है। तो जाके बैठ भी गए वो। हम लोगों ने उनको उन 4 दिनों में वो हमारे साथ थे, कभी भी सो के उठते हुए किसी ने नहीं देखा। और हाँ, और ना तो कोई वो पूजा करते, कोई मन में बड़बड़ाते रहते थे, एक पन्नी जैसी कुछ बिछाते थे और वो शिवासी जी के यहाँ ऐसे बीच में सो जाते थे। तो हमें उस पर भी गुस्सा आती थी कि ये कहाँ आगे, बाबा से कुछ बोलते नहीं थे। और एक थैला सा लटकाया और चले आए। नाम बताया थोवन सिंह, कहाँ से आए तो राजनांदगांव में जो देवी जी का स्थान है डोंगरगढ़, वहाँ से आए। अमरकंटक से यात्रा की और बीच में गोटे गाँव बरमकुंड घाट जो कोई बताता नहीं है वो भी बताए उनने, और बाकी कोई घाट नहीं याद उनको, कोई घाट। तो हम लोग उनको गप्पी मानते थे कि 1 महीने में कैसे आदमी यहाँ आ सकता है। ये सब बात आई गई हो गई। 4 महीने बाद जब चतुर्मास कर रहे थे तब जाकर सबके मन में आए करे यार वो तो वो थे। तब तक किसी को 3 महीने तक किसी के दिमाग में नहीं आया कि वो अस्वस्थता में हो सकते। ये सच्चाई, ये एक अलग तरह का अनुभव था। अब राजनीति की तरफ मैं लौटता हूँ। किस तरह से इस दायित्व के साथ आत्मसात करते हुए जब आप आगे बढ़े, क्योंकि 94 में एक बड़ा मजबूत बीज प्रत्यारोपित हो गया था आपके भीतर, और वो बीज ऐसा था कि मतलब मुझे लगता है कि एक मैसेज गुरुजी का ये था कि रहना इसी माध्यम में है, जन सेवा को जितनी शुचिता और पूर्णता से कर सको उसको आधार बनाओ। तो यथार्थ, वास्तविकता और व्यवहार, इनके बीच में प्रहलाद जी का मन बहुत टकराया होगा, लहूलुहान हुआ होगा। 94 में तो इस पुस्तक की आधारशिला रख गई, लगभग उसी समय लिखी गई ये पुस्तक। फिर जब मैं बालाघाट का सांसद बना तब फिर एक बार ये चीज़ें आई, तो हमने कभी उनसे प्रश्न किया था, मतलब इस सब घटनाक्रम के पहले जब मैं सिवनी का सांसद था तब की बात थी वो। तो मैंने उनसे कहा कि हम कितनी अच्छा काम करें, लेकिन हम किसी के बच्चे के जन्मदिन में न जाएं, शादी में न जाएं, उससे लाख दर्जा अच्छा काम करें। वो कहता सबके तो हमारा नेता ही नहीं आया, और वो कभी तैयार नहीं होता जी। तो उन्होंने उसी समय एक वाणी बोली कि अगर राजनीति व्यवहार में होगी तो न्याय नहीं हो सकता, व्यापार में होगी तो परोपकार नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बात खत्म हो गई। अब उन्होंने कहा, फिर मैंने दूसरा कहा कि भाई बाकी तो कहते हैं कि सत्य बोलो राजनीति में। एक किसी नेताजी ने हमसे कहा तो हम थोड़ा गुस्सा आई हमें कि स्पष्ट बोलते हो, क्यों जरूरी है बोलना। बाकी आप इसी कारण चुनाव हार गए, तो सच बोलना और स्पष्ट बोलना ये तो बेकार की बात है। तो मैंने वही बात उनसे कही, तो उन्होंने कहा कि देखो आज से तुम सत्य ही बोलना और स्पष्ट बोलना, देखे तुम्हें मौत कैसे ले जाती है। और अचानक फिर हम बालाघाट के सांसद बन गए, वो चतुर्मास कर रहे थे। तो हमारे सारे पार्टी के लोग ये कहने गए कि इनको समझाइए, ये तो चले जाते हैं जंगल में और टाइम दे के जाते हैं, गड़बड़ हो जाएगी जी। अब मैं दौरे से लौटा तो अंदर कमरे में सब बैठे हुए थे, तो सब उनने कहा कि सब लोग कह रहे हैं कि तुम मानते नहीं हो और तुम समय देकर जाते हो और स्पष्ट बोलते हो, ये सब कह रहे हैं कि इनको नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। तो मैंने उनसे कहा कि शिवासी जी की वाणी, ऐसा नहीं बोलते थे कि आपकी वाणी है, शिवासी जी की वाणी है, सच और स्पष्ट बोलना, देखे मौत तुम्हें कैसे ले जाती है। तो मैंने कहा मैं तो प्रयोग का हिस्सा हूँ,
तो उन्होंने कहा मैंने कब बोला कि वो वाणी गलत है, और उन सबको निकाल के बाहर कर दिया जी, निकलिए बाहर। बात खत्म हो गई। हाँ, ये बात सच है कि जब हम 5 और 4.5 साल में वहाँ रहा, मैं खुलकर बोलता रहा, कभी कोई समझौता नहीं किया, लेकिन आज भी मैं मानता हूँ कि सच बोलना चाहिए और स्पष्ट बोलना चाहिए। मृत्यु से बड़ा भय कुछ नहीं होता। जब वो सफल नहीं हो सकी तो फिर बाकी लोगों की कोई मतलब नहीं, कोई कीमत नहीं। आपके डिपार्टमेंट की तरफ आता हूँ। आपकी जो कार्यशैली है वो एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि अलग है, भिन्न है, लेकिन बहुत परिणाम पर केंद्रित है। और जिस तरह श्रमिकों के लिए आपने प्रयास किए हैं कम समय में, 2.5 साल से भी कम समय है अभी आपको, लेकिन वो काफ़ी रिमार्केबल है। कितना मन में संतोष है, मंत्री के बहुत महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि श्रमिकों के बारे में हमें हमेशा सजगता दिखानी चाहिए। जिस प्रकार से दुनिया का परिवेश बदल रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था बदल रही है, उसमें श्रमिक और वो भी स्किल्ड जो लेबर है हमारा, जिसके पास प्रशिक्षण है, उसकी हमें चिंता करनी पड़ेगी। जो लोग काम चोरी करते हैं उनके बारे में अलग पैरामीटर हो सकता है, लेकिन अगर कोई जिज्ञासु है और किसी को अपग्रेडेशन चाहिए तो हमें चाहिए कि हम उसको और बेहतर स्किल दें। हमें इसमें भी तालमेल बिठाना पड़ेगा कि उद्योग की मांग क्या है, वो किस प्रकार के ट्रेंड लोग चाहता है। बड़ी अजीब सी बात है, आपके भी ध्यान में आता होगा, फैक्ट्री वाला बोर्ड लगाकर बैठा है कि हमको लोग चाहिए, और लोग उसको मिल नहीं रहे। यहाँ कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं रोजगार चाहिए। तो ये तो गैप ही हुआ ना, गैप हुआ। तो ये जो गैप है, ऐसे गैप को पाटना पड़ेगा। दूसरा उनकी सामाजिक सुरक्षा है। उस सामाजिक सुरक्षा में वो है, उनके परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे हैं। लेकिन मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको कौन सा स्किल देना चाहते हो? अगर उसको देना चाहते हो तो आप तो प्लम्बर बनाना चाहते हो उसको, पर वो प्लम्बर बनने तैयार नहीं है ना। तो उसके लिए आपको उसकी मर्जी से ही देखना होगा जो गैप है जी। तीसरा, मुझे लगता है कि जब हम कभी कोई योजना चलाते हैं, उस योजना में लाभार्थी कौन है। कई बार हम सार्वजनिक जीवन में चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर कुछ अपने प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वो फ्रेमवर्क के भीतर नहीं आते। उदाहरण के लिए कि भवन निर्माण वाले जो मजदूर हैं, उनके लिए तो 1% सेस करता है, अटल जी कर गए वो व्यवस्था, हजारों करोड़ हमारे पास है, लेकिन ये लाभ उनके परिजनों को, उनके बच्चों को और उनको मिलेगा, लेकिन उसमें दूसरे किसी मजदूर को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टैक्स नहीं है, वो सेस है। टैक्स का उपयोग तो सरकार अपने मनमाने ढंग से कर सकती है जी, लेकिन सेस का नहीं कर सकती। ये उच्चतम न्यायालय भी कहता है, ये भारत सरकार का कानून भी कहता है। तो खाली इतने ही तो मजदूर नहीं है, ये तो 17-18 लाख हैं, लेकिन बाकी लोग भी तो मजदूर हैं, घरों में काम करने वाली बाई हैं, बाकी लोग हैं, इनके बारे में आपको अलग से सोचना पड़ेगा। तो लेकिन उसके लिए भी वित्तीय प्रबंध क्या होगा। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं, उनकी चिकित्सा सुविधा। मजदूर के सामने 2 चुनौतियां हैं जो मुझे काम करते समय लगी थी। वो बीमा का किस्त देने में बेईमान नहीं है, लेकिन वो तारीख कभी याद नहीं रख सकता, कागज नहीं रख सकता। 2 उसकी कमजोरियां हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो आप इसको कैसे पूरा करोगे, जो हमने संगठन के समय किया। दूसरा, उसके पास में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था नहीं है। तो यदि आपने उसको मेडिकल चेकअप कराया तो वो 3 महीने बाद अगर उसको जाना है तो गारंटी नहीं है कि वो जाएगा, उसके पास 10 समस्याएं उसके साथ है। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम कैटेगराइजेशन करें। सामान्य जो उपचार जिनको मिलना चाहिए उनकी आप बहुत चिंता मत करिए, लेकिन उससे ऊपर जो 2 स्टेप्स हैं, अगर 3 महीने में किसी को चेकअप कराना है तो फोर्सफुली हम ले जाएं अपने खर्चे से और उसका चेकअप कराएं, तो फिर हम शायद इन चीज़ों से बचेंगे। और जो 5वां मुझे लगता है कि जो सुरक्षा के प्रबंध वहाँ पर इंडस्ट्री के भीतर होने चाहिए, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, या तो यांत्रिक हैं वो या फिर लापरवाही के हैं। इन पर हमें फोकस करना होगा, जिस पर हमारे पास में मैन पावर नहीं होता, हम जाते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं। तो हमने अगर श्री की व्यवस्था की है, श्री टाइटल की, कि यदि आप मजदूरों से अच्छा संबंध रखते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता करते हो, आप स्वच्छता की चिंता करते हो, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हो, उनकी सुरक्षा की चिंता करते हो, तो श्री रेटिंग हम आपको देंगे। तो आप खुद भरिए, अपने उनके ऑर्गेनाइजेशन से सहमति दीजिए जो आपके नीचे काम कर रहे हैं। अगर दोनों सहमत हैं कि हाँ हमें चीज़ें मिल रही, तो हम आपको श्री की 3 स्टार से 5 स्टार रेटिंग देने के लिए तैयार हैं।
चूँकि आपका फलक राजनीति का बड़ा है तो राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा सवाल, 5 राज्यों का चुनाव है सामने। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मूल पिंड के साथ परिवर्तन के लिए भी तैयार रहती है। आपके पास बिस्वा शर्मा साहब हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, तो अब सम्राट चौधरी भी हैं, और मध्य प्रदेश में भी हमने समायोजन की इसी परंपरा के तहत बहुत सारे दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को बीजेपी को अपनाते देखा है। ये कैसा लगता है आपको, ये बीजेपी का ये जो चैप्टर है, क्योंकि यही बड़ी बात है जिसकी वजह से आप सर्वस्पर्शी होने की तरफ भी बहुत तेज़ी से देश में बढ़े हैं, और पश्चिम बंगाल में भी अब आप एक शक्ति हैं राजनीति। मुझे लगता है कि हमारी जो विचार परंपरा है, जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उसने कभी किसी से परहेज नहीं किया जी। बाकी लोगों ने, सरकारों ने परहेज किया होगा, बाकी लोगों ने किया होगा, उनने किसी से परहेज नहीं किया। हमको समग्रता में देश को देखना होगा। अगर सत्ता हमारा उद्देश्य नहीं है लेकिन साधन तो है। यदि आप दक्षिण में कोई बात आती है, भाषाई द्वंद्व आता है, अगर भाजपा होती तो नहीं हो सकता, नहीं आएगी। धर्म का, पूजा पद्धति के अपना ढंग से सबको पालने का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था तो खुद की होनी चाहिए ना। इसलिए भले हमारी सरकार न रही हो, लेकिन हमने कभी भी तमिल संस्कृति को नीचा नहीं दिखाया। हमने कहा है कि नहीं, वो बहुत प्राचीन संस्कृति है, लेकिन वहाँ पर जो लोग राजनीति करते हैं वो अभी भी क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। देश भारत सिर्फ अपने भूगोल के तहत महान नहीं है, वो दुनिया उसकी तरफ देख रही है। आज पूरी दुनिया में जो द्वंद्व चल रहा है उसमें भारत का एकजुट होना जरूरी है। लेकिन कई बार आपको लगता है राजनीति में कि विदेश नीति पर द्वंद्व हो रहा है। जो अटल जी जैसे लोग कहते थे कि विदेश नीति पर भारत में द्वंद्व नहीं हो सकता, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम एक भाषा बोलेंगे। लेकिन आज तो हम और बड़ी भूमिका में हैं। हम आर्थिक शक्ति भी बन रहे हैं, लेकिन दुनिया में शांति के देने वाले देश के रूप में भी सामने हैं। तो मुझे लगता है कि ताकतवर होना भर महत्वपूर्ण नहीं है, एकजुट होने के पीछे कारण है कि यदि दुनिया में अगर हमें शांति बांटनी है तो हम अच्छे लोगों को एक समूह में आना चाहिए। लोकतंत्र में पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक विरासत का समय है, वो शांति बांटेगा। जिससे उसको उससे असहमति है, वो उसका अपना रास्ता अलग हो सकता है, अन्यथा दुनिया आपकी तरफ देख रही है। इसलिए व्यक्ति कौन हमारे साथ आकर हमारी विचारधारा के साथ चलेगा, तो मुझे लगता है कि भाजपा को भी कभी कोई दिक्कत उसमें नहीं रही है। हम भाग्यशाली लोग हैं, हमने 3 बड़े बदलाव देखे हैं 60 के। आप भी उसी वय के व्यक्ति हैं, अपनी पीढ़ी भाग्यशाली है। हमने 77 भी देखा, हमने 89 भी देखा, हमने 2004 भी देखा, हमने 2014 भी देखा जी। तो ये जो परिवर्तन है आपातकाल से लेकर अब तक के, ये बड़े परिवर्तन, सिर्फ 67 का स्मरण मुझे नहीं है, मगर बाकी सारे घटनाक्रमों के हम साक्षी हैं। तो मुझे लगता है कि कभी अपन आकलन करके लिखेंगे तो हमसे अच्छा कोई नहीं लिख पाएगा। बहुत अच्छी बात। ना देश के बारे में, ना दुनिया के बारे में। जम्बूरी मैदान में एक बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में हो रहा है, और बुंदेलखंड के, माफ़ कीजिएगा, एक अनाम से नायक हृदय शाह लोधी, हमने कम नाम सुना है उनका। तो एक ऐसा आयोजन है जिसमें उनकी स्मृति को भी आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, और समाज के वंचित वर्ग और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसके लिए एक आवाज़ भी ताकत से उठाने की कोशिश है। तो किस तरह का ये आयोजन है जिसमें तमाम बड़े नेता, और हृदय शाह लोधी जी के बारे में भी थोड़ा बताइए। मुझे लगता है कि 1842 की क्रांति का जिक्र बहुत नहीं होता, जबकि पहली क्रांति वही थी जो 1857 की क्रांति से लंबी चली जी। जितना दमन 1842 की क्रांति में हुआ है 1857 में नहीं हुआ, क्योंकि तब तक अंग्रेज घबरा गए थे कि विद्रोह बढ़ सकता है, तो उन्हें आपस में बांटकर उसको दबाने की कोशिश की है। लेकिन 1842 की क्रांति में जितना हिंसा हुई है, जितने लोग मारे गए हैं, उसकी कल्पना नहीं हो सकती। इतिहास में वो बुंदेला विद्रोह के नाम पर है। अच्छा हाँ जी। लेकिन जब मैं कल्चर मिनिस्टर था तब मेरा पार्लियामेंट में भाषण है जी। तो मैंने कहा था कि आज़ादी के पहले के 100 वर्ष, तो मैंने कहा था कि 1842 से 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक का शताब्दी की हमें घटनाओं को अगर हम देखें तो गुमनाम न जाने कितने शहीदों के नाम आएंगे, उसमें राजा हृदय शाह लोधी का नाम आया। ये 1842 की क्रांति इनने शुरू की, हीरापुर के राजा थे वो जी। और उसके बाद में इनको बुंदेलाओं ने गिरफ्तार कराया।
गढ़ा कोटा का किला हम दे देंगे, अंग्रेजों ने लालच दिया और मर्दन शाह जी ने उस आधार पर मिलने के बहाने, क्योंकि उनके पिता के मित्र थे, बुलाया और वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी, पहली गिरफ्तारी वहाँ पर हुई। लेकिन उनको जैसे ही गिरफ्तारी हुई वो ले जाकर उनको उत्तर प्रदेश के किले में रखा गया, लेकिन गढ़ा कोटा का किला बुंदेलाओं को नहीं दिया गया। अच्छा, हाँ जी। कि जब तुम उनके सगे नहीं तो हमारे सगे कैसे हो सकते हो? वहाँ मर्दन सिंह ने संकल्प लिया, आकर इनसे माफ़ी मांगी। तब तक इनसे समझौता हुआ अंग्रेजों का। उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर जिले की घोषणा करो, तब नरसिंहपुर जिले की घोषणा तब हुई। अच्छा, हाँ, ऐसे 3-4 किसानों की बातें कही गई उनने कि आप इन्हें लगान नहीं लेंगे, बाकी नहीं करेंगे। उस समझौते के आधार पर उनकी रिहाई हुई। लेकिन मर्दन शाह ने उसी दिन शपथ ली कि अब अंग्रेजों से लड़ना होगा, और वो शहीद हो गए, लेकिन वो वापस घर पर नहीं आए। वाह। तो एक तरफ तो उन्हें धोखा दिया 1842 की क्रांति के अगुआ के साथ जी, लेकिन बाद में मिलके लड़ाई लड़ी, और इनके एक भाई थे मेहरबान सिंह बेटे, और उनके साथ 1857 की लड़ाई तक ये परिवार लड़ा। वाह। तो ये फिर उसके बाद में 1842 से 1857-58 तक ये जीवित रहे। 58 में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन राजा हृदय शाह की जन्म तिथि किसी को नहीं पता। तो उनकी जो पुण्यतिथि है वो 28 अप्रैल है। 28 अप्रैल है, तो वो उसका आयोजन है। तो ये उसी को रेखांकित करके हुआ। और इसमें राजगौण और गौण जो राज परिवार के लोग हैं वो और पर लोधी समाज के लोग वो उसमें शामिल होंगे। एक देवरी के पास कुर्मी समाज के एक वीर थे जिनने उसी समय फांसी हुई है, उनको तो हम अभिनंदन करते ही हैं क्योंकि उनको हम ही ने ढूंढा था। तो ऐसे उन परिवारों को अभिनंदन करना, और वास्तव में है ये समाज का कार्यक्रम जी। तो उसमें जनजातीय गौण समाज के लोग हैं, लोधी समाज के लोग हैं। तब मुन्ना भैया चूँकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि आप 1842 के इन गुमनाम शहीदों को हम का कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप उसमें आएँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उसमें सहमति दी है। प्रहलाद जी, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। ये एक अच्छा कार्यक्रम है और आपसे बात करना और आपके पास बैठना, अतीत, वर्तमान और भविष्य, क्योंकि वही गुरु जी की बात मैं याद करता हूँ कि पूर्णता, परिपूर्णता और संपूर्णता। तो आपकी ये परिक्रमा अभी किस पड़ाव पर है मैं अल्पज्ञानी नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये संपूर्णता की तरफ अवश्य जाए, ऐसी मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपकी राजनीतिक यात्रा जिस पवित्रता के साथ, निश्चलता और निर्भयता के साथ बढ़ी है, ये बताता है कि अगेंस्ट ऑल ओड्स, तमाम प्रतिकूलताओं के बाद आप पसंद करते हैं सत्य के साथ संघर्ष करना, और इसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और व्यक्तित्व के साथ मिलेंगे। नमस्कार।